कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो के अंदर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है साइक्लिन्स और सीडीकेस। यानी कि जब सेल साइकिल प्रोग्रेशन चल रहा होता है तो उस दौरान कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें साइक्लिन्स और सीडीकेस आते हैं। तो ये साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्या होते हैं, इनका सेल साइकिल प्रोग्रेशन के अंदर क्या रोल होता है, क्या ये इंटरफेज की सारी फेजेस में क्या काम करते हैं और क्या हर फेज में एक ही साइक्लिन होता है या एक ही सीडीके होता है जो काम कर रहा होता है, या फिर अलग अलग फेजेस के अंदर अलग अलग सीडीकेस और साइक्लिन्स देखने मिलते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो डिले नहीं करते और टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो साइक्लिन्स क्या होते हैं, सीडीकेस क्या होते हैं। हालांकि इन सीडीके का बड़ा वाला नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और जैसा कि नाम ही कुछ आप लोगों को शो कर रहा होगा, जैसे कोई मोटा होता है तो भाई ऑब्वियसली वो थोड़ा वजनदार है, तभी तो मोटा बोल रहे हो। तो यहाँ पर ये सीडीके यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो हमारे सीडीकेज होते हैं ये साइक्लिन पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी इस मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट होते हैं। और काइनेज से भी कुछ समझ में आता है। दो चीजें समझ लो जहां पर काइनेज आ जाए, जो काइनेज एंजाइम होते हैं वो किसी भी जगह पर फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, और जो फॉस्फेटेज होते हैं वो फॉस्फोराइलेशन को डीफॉस्फोराइलेशन में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर फॉस्फेट को ऐड करने का काम हो तो ये काइनेज तैयार हो जाते हैं, और अगर फॉस्फेट को रिमूव करने का काम हो तो फॉस्फेटेज काम करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो पता कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आप लोगों को और मुझे समझ में आना चाहिए वो ये है कि कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। जब कोई एनिमल सोमैटिक सेल साइकिल प्रोग्रेशन में जा रही होती है तो वहां पर कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स देखने मिलते हैं, और रेगुलेटरी प्रोटीन्स से सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि भाई किसी चीज को रेगुलेट कर रहे हैं। तो सेल साइकिल प्रोग्रेशन के अंदर जब कोई एनिमल सोमैटिक सेल होती है तो कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम साइक्लिन्स बोलते हैं, और ये जो हमारे साइक्लिन्स होते हैं ये दूसरे मॉलिक्यूल जिन्हें सीडीकेस बोलते हैं, और सीडीकेस मॉलिक्यूल्स नहीं है, काइनेज है, मतलब एंजाइम्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेगुलेटरी प्रोटीन साइक्लिन काइनेज एंजाइम सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। यानी कि सीडीके खुद से काम नहीं करता, उसका काम करना डिपेंडेंट होता है रेगुलेटरी प्रोटीन साइक्लिन के ऊपर। तो पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए वो यही है कि भाई जब सेल साइकिल प्रोग्रेशन चल रहा होगा किसी भी सोमैटिक सेल के अंदर तो वहां पर कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, कुछ साइक्लिन्स होते हैं। अब अलग अलग फेज में अलग अलग साइक्लिन्स होते हैं, जैसे साइक्लिन ई हुआ, साइक्लिन डी हुआ, साइक्लिन ए हुआ, साइक्लिन बी हुआ। अब कौन कौन सी फेज में कौन सा है, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझो कि साइक्लिन सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि भाई ये जो सीडीके हैं यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज हैं, जब सेल एक फेज से दूसरी फेज में एंटर करती है, जब उसका प्रोग्रेशन होता है तो ये सीडीके की एक्टिविटी ऊपर जाती रहती है, नीचे भी आती रहती है।
और ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये इन साइक्लिन्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि एनिमल की सोमैटिक सेल के अंदर एक ही सीडीके होता है, CDK1। तो भाई अलग अलग कौन होता है? अलग अलग होते हैं ये रेगुलेटरी प्रोटीन, इनके नखरे ही इतने होते हैं क्योंकि भाई डाइवर्सिटी है, और डाइवर्स होगा मतलब वेरिएशन है नॉलेज में, तो थोड़े नखरे होते हैं इसके साइक्लिन के। तो बेचारा जो CDK है, CDK1 होता है एनिमल की सोमैटिक सेल के अंदर, ये CDK1 ऊपर जाता रहता है, इसकी एक्टिविटी फॉल होती रहती है, और ये जो फैक्टर होता है या ये जो सिचुएशन लाकर खड़ा करता है, ये करता है हमारा ये साइक्लिन। तो दूसरी चीज ये समझो कि जब एक सेल दूसरी फेज में एंटर कर रहा होगा तो इन CDK की एक्टिविटी फॉल होती रहती है, राइज होती रहती है, और कैसे होती है वो धीरे 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 पता चलेगा। अगली बात सुनो कि ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन साइक्लिन्स होते हैं, ये CDK की एक्टिविटी को पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं। ये बात ऑलरेडी समझा चुकी हूं, तो टाइम वेस्ट मत करो और अगला पॉइंट देखो कि जो साइक्लिन होगा उसका सिंथेसिस और उसका डिग्रेडेशन सेल साइकिल प्रोग्रेशन के अंदर होता रहता है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, क्या लिखा हुआ है कि सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन अकर ड्यूरिंग सेल साइकिल प्रोग्रेशन। तो इस चीज से क्या मतलब है, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो समझो इसे कि मैंने अभी बोला कि जो साइक्लिन्स हैं इन पर डिपेंडेंट होते हैं ये CDK भाई साहब, CDK काइनेज भाई साहब, CDK एंजाइम भाई साहब। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि CDK की जो एक्टिविटी होगी वो साइक्लिन पर डिपेंडेंट होगी, मतलब कि CDK को काम करने के लिए साइक्लिन चाहिए। और होता क्या है कि जब एक फेज से दूसरी फेज में सेल एंटर कर रही होती है तो उस केस में ये जो साइक्लिन होता है एक फेज वाला वो डिग्रेड हो जाता है, और जब साइक्लिन डिग्रेड हो जाता है तो CDK बेचारा हेल्पलेस हो जाता है और वो काम नहीं कर पाता। तो वही लिखा हुआ है कि ये CDK की डिग्रेडेशन नहीं होती है सेल साइकिल प्रोग्रेशन के अंदर। CDK एक ही रहता है, चाहे G1 फेज को देख लो, चाहे S फेज को देख लो, चाहे G2 फेज को देख लो, या फिर M फेज को देख लो। बदलता कौन है? बदलते ये साइक्लिन है, और जब ये बदल रहे होते हैं तो हर फेज के अंदर एक अलग साइक्लिन होता है। तो वहीं पर इसी में एक सब पॉइंट है कि जो CDK का अमाउंट होता है, जो CDK होता है वो सेम रहता है, बदलने का काम ये साइक्लिन करता है, इसका अमाउंट कम होता है, क्योंकि जब कोई चीज डिग्रेड होगी तो ऑब्वियसली उसका अमाउंट कम होगा, है कि नहीं। तो अब एक चीज है यहाँ पर, चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है खाने के लिए, एक चीज समझ लो इधर कि मान लो ये हमारा CDK है, यानी कि ये हमारा काइनेज एंजाइम है, ये बात तो पता चल गई। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। अब ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और मान लो कि जो एनिमल की सोमैटिक सेल है वो अभी अभी G1 फेज में आई है, ठीक है, इतनी बात मानोगे? मानो। तो जब एनिमल सोमैटिक सेल के अंदर ये जो सेल है वो G1 फेज में आई है, तो यहां पर ये CDK बेचारा काम नहीं कर रहा अभी। क्यों? क्योंकि इसको काम करने के लिए ये रेगुलेटरी प्रोटीन साइक्लिन की जरूरत है। तो कुछ देर बाद क्या होगा, साइक्लिन बनना चालू होगा, और G1 फेज का जो साइक्लिन होता है वो होता है हमारा साइक्लिन D। इधर लिखना, वैसे मैं नोट डाउन कराऊंगी ही, फिलहाल के लिए समझने के लिए लिख लो कि G1 फेज के अंदर जो साइक्लिन होता है वो साइक्लिन D होता है। तो होगा क्या कि ये CDK हेल्पलेस पड़ा है, क्योंकि साइक्लिन नहीं आया है, तो थोड़ी देर बाद साइक्लिन आ जाएगा और साइक्लिन आकर के इस CDK से चिपक जाएगा।
और जैसे ही साइक्लिन का इंटरेक्शन, ये ब्लू डॉट वाला साइक्लिन है, रेड वाला सीडीके है, जैसे ही इनका इंटरेक्शन होगा वैसे ही इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब दुविधा एक ये है कि अब भी भाई सीडीके काम नहीं करेगा, बेशक साइक्लिन आ गया हो, रेगुलेटरी प्रोटीन आ गया हो, सीडीके काम तभी करता है जब एक एंजाइम जिसका नाम सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज है, सीएके, वो आ करके इस सीडीके के ऊपर किसी साइट पर, स्पेसिफिक साइट पर फॉस्फोराइलेशन कर देता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही सीडीके के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होता है, पी मतलब फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ऐड हो गया, और जैसे ही फॉस्फेट ऐड होगा वैसे ही ये जो साइक्लिन सीडीके का कॉम्प्लेक्स था ये फुल्ली एक्टिव हो जाता है। और फुल्ली एक्टिव होने के बाद ये जो सीडीके है इसके ऊपर ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ रखा है, क्योंकि अब ये एक्टिव हो चुका है तो जा करके ये सेल साइकिल को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये जो साइक्लिन और सीडीके का कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिव होता है और इस तरीके से ये सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। अब एक और चीज यहां पर समझने की है कि भाई जब साइक्लिन का, यानी कि जब ये सेल, सोमेटिक सेल G1 फेज से G2 फेज में एंटर करेगी तो यहां पर ये जो साइक्लिन डी था ये डिग्रेड होना चाहिए या फिर ये डिग्रेड हो जाएगा। और जब ये डिग्रेड होगा और जब ये डिग्रेड हो जाएगा तो हमको पता है कि सीडीके इसके बिना काम नहीं करता, तो सीडीके की एक्टिविटी भी लॉस्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, वो सारे पॉइंट्स इधर लिखे हुए हैं, वो देखने की कोशिश करो कि अलग अलग स्टेजेस में सेल साइकिल की, काला रंग ले लेते हैं, ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया है? यानी जब फेज चेंज होगी तो साइक्लिन का प्रोटियोलाइसिस हो जाएगा और जैसे ही प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन होगा साइक्लिन का, वैसे ही हमको पता है कि सीडीके काम नहीं करता साइक्लिन के बिना, तो सीडीके की एक्टिविटी भी लॉस्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स इसी वाले पूरे डायग्राम के लिखे हुए हैं, इसी सारे मैकेनिज्म के लिखे हुए हैं। तो ये होता कैसे एक बार ये भी देख लेते हैं ब्रीफ करके। तो अलग अलग स्टेजेस में सेल साइकिल की सीडीके की एक्टिविटी उसके पार्टनर पर डिपेंडेंट होती है जो कि साइक्लिन होता है। और अभी मैं बता चुकी हूं कि सेल के अंदर, किसी भी एनिमल सोमेटिक सेल के अंदर सीडीके एक ही रहता है और वो सीडीके होता है सीडीके 1। बदलता कौन है? बदलता ये साइक्लिन है। अलग अलग फेज में अलग अलग साइक्लिन्स देखने मिलते हैं। तो ये जो सीडीके है, ये जो काइनेज है, इसकी एक्टिविटी इसके साइक्लिन पार्टनर्स पर डिपेंडेंट होती है जो कि अलग अलग होते हैं। और जैसे ही ये सीडीके को कोई साइक्लिन पार्टनर मिलता है वैसे ही ये अपनी कन्फर्मेशन चेंज करता है और कन्फर्मेशन को चेंज करने के बाद एक्टिव हो जाता है। तो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा देखो आगे क्या हुआ था कि ये जो हमारा सीडीके है, जैसे ही इस पर साइक्लिन अटैच होगा ये सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद। और फिर क्या होगा, एक सीएके एंजाइम आएगा जिसको सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज बोलते हैं। ये आ करके सीडीके के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करा देगा, यानी एक फॉस्फेट को ऐड करा देगा। और जैसे ही ये फॉस्फेट सीडीके के ऊपर ऐड होगा वैसे ही ये जो साइक्लिन और सीडीके का कॉम्प्लेक्स था ये पूरे तरीके से एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद ये जो इसको काम अलॉट किया गया था कि ये टारगेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करना स्टार्ट कर देगा जिससे सेल साइकिल कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए। तो आगे देखो क्या होगा कि एक्टिव सीडीके
यानी ये जो CDK है जिस पर फॉस्फोराइलेशन हो गया है, इस CAK की वजह से ये एक्टिव हो गया है और एक्टिव होने के बाद ये टारगेट प्रोटीन्स को जाकर के फॉस्फोराइलेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी उन पर फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स ऐड करना स्टार्ट कर देगा। और मैं पहले ही बता चुकी हूं कि जितने भी काइनेज होते हैं वो फॉस्फोराइलेशन कराते हैं और जितने भी फॉस्फेटेज होते हैं वो डीफॉस्फोराइलेशन कराते हैं। तो आगे क्या होगा कि भाई जैसे ही ये एक्टिव CDK जो फॉस्फोराइलेटेड है ये आगे जाकर के टारगेट प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट कराना स्टार्ट करेगा, तो इससे हमारा जो सेल साइकिल है वो कंट्रोल होगा। कैसे होगा आगे देखेंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जब ये सारे के सारे टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करा देता है तो उसके बाद इसकी एक्टिविटी बंद होनी चाहिए। तो इसकी एक्टिविटी बंद करने के लिए क्या होता है कि ये साइक्लिन इसको छोड़ के चला जाता है। और जैसे ही साइक्लिन इसको छोड़ता है, जैसे ही साइक्लिन का प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन होता है, तो जैसे ही साइक्लिन का प्रोटियोलाइसिस होगा वैसे ही CDK की एक्टिविटी बंद हो जाती है। और CDK की एक्टिविटी बंद होने के बाद सारा मैकेनिज्म बंद हो जाता है। तो ये थे हमारे साइक्लिन्स और CDKs। अब एक और चीज नोट करने वाली है यहां पर, और वो नोट कर लो जल्दी से। वो क्या है, बिकॉज आई हैव टू गो नाउ, तो जल्दी से करो जो भी करना है। देखना, एनिमल सेल की अगर बात करते हैं, एनिमल सोमैटिक सेल की, तो एनिमल सोमैटिक सेल के अंदर अगर अलग अलग फेजेस देखने की कोशिश करें तो यहां पर फेजेस देख लो। इधर साइड में उन अलग अलग फेजेस में कौन कौन से साइक्लिन्स काम कर रहे होंगे और उन अलग अलग फेजेस में कौन कौन से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होंगे। तो अगर पहली फेज की हम लोग बात करते हैं जो कि है हमारी कौन सी, G1 फेज, तो G1 फेज के अंदर जो साइक्लिन होता है वो होता है हमारा साइक्लिन D। नो नो नो, एक चीज थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसको करेक्ट कर लेना। मैंने जहां पर ये स्टेटमेंट बोला है कि एनिमल सेल के अंदर जो CDK होते हैं वो सारे CDK1 होते हैं, वो वाला स्टेटमेंट रेक्टिफाई करो और उसमें चेंज करके ये लिखो कि एनिमल के अंदर अलग अलग CDK होते हैं अलग अलग साइक्लिन के लिए, और वो कौन कौन से CDKs होते हैं वो यहां पर देखो, रेक्टिफाई कर लो। आई एम लाइक रियली सॉरी फॉर दैट। तो देखना, अगर हम G1 फेज की बात करते हैं तो यहां पर जो साइक्लिन होता है वो होता है हमारा साइक्लिन D, और साइक्लिन D के साथ जो CDK काम करता है वो CDK 4/6 CDK होता है। तो उसको रेक्टिफाई कर लेना भाई। अब दूसरी बात आती है कि जब ये G1 फेज से सेल S फेज में एंटर कर रही होगी तो उस वक्त पे जो हमारा साइक्लिन होता है वो साइक्लिन E होता है, यानी कि G1 फेज से जब सेल S फेज की तरफ मूव कर रही होगी तो वहां पर जो हमारा साइक्लिन होता है वो साइक्लिन E होता है। और वहीं पर हम लोग अगर CDK की बात करते हैं, इधर CDK लिखो, गड़बड़ हुए ही जा रही है। और यहां पर अगर हम लोग CDK को देखें तो यहां पर जो CDK काम कर रहा होता है जब एनिमल सोमैटिक सेल G1 फेज से S फेज की तरफ मूव करती है तो वो CDK2 होता है। आगे क्या होगा, जब ये सेल हमारी S फेज के अंदर होगी तो साइक्लिन A होता है और CDK2 होता है। साइक्लिन A और CDK जो होगा वो 2 होगा।
और एक लास्ट में एक और चीज लिखो, एक और साइक्लिन होता है और एक और CDK होता है। जब G2 फेज और M फेज में कोई भी एनिमल सोमैटिक सेल होगी तो उस केस में साइक्लिन B काम कर रहा होगा, यानी G2 फेज और M फेज के अंदर हमारा साइक्लिन B काम कर रहा होगा और यहां पर जो CDK होगा वो CDK1 होगा। तो ये तो हो गई हमारी एनिमल सोमैटिक सेल की बात कि भाई अगर अलग अलग फेजेस में देखने की कोशिश करें, जैसे G1 फेज के अंदर साइक्लिन D होगा और उसका CDK 4/6 होगा। G1 से G2 फेज में नहीं, G1 से S फेज में जब ये सेल एंटर करेगी तो वहां पर साइक्लिन E होगा, CDK2 काम करेगा। S फेज के अंदर साइक्लिन A होगा, CDK2 काम करेगा। और जब सेल G2 और M फेज में होगी उस केस में साइक्लिन B और CDK1 काम कर रहा होगा। और जो स्टेटमेंट रेक्टिफाई करने बोला है वो स्टेटमेंट से भी एक पॉइंट है, आगे नोट डाउन कर लो कि एनिमल सोमैटिक सेल के अंदर नहीं, अगर ईस्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ईस्ट से भी क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि ईस्ट के अंदर स्टार्ट पॉइंट जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम न्यूट्रिएंट्स और मेटिंग फैक्टर्स करते हैं। उसी तरीके से ईस्ट के अंदर भी साइक्लिन्स अलग अलग होते हैं और उससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर ईस्ट की बात करें तो ये जो CDK होते हैं, जहां से मुझे कंफ्यूजन हुआ है, यहां से कंफ्यूजन हुआ है, यहां पर जो CDK होंगे वो सब CDK1 होते हैं, यानी हर फेज में CDK1 ही काम कर रहा होता है। बस अंतर जो आता है वो इन साइक्लिन्स का अंतर आता है कि भाई अलग अलग फेज के अंदर अलग अलग साइक्लिन होंगे और वो जो साइक्लिन होते हैं अगर G1 फेज के अंदर देखें तो CLN3 होता है। क्या है? CLN3। अगर जब सेल G1 से S फेज की तरफ एंटर कर रही है तब जो हमारा साइक्लिन होगा वो CLN1 या 2 होगा। तो यहां पर CLN1 या 2 जब S फेज में होगी तो CLN5 या 6 होगा। और CDK सारी फेजेस में एक ही रहते हैं। और जब ये एनिमल सोमैटिक सेल के अंदर नहीं, यीस्ट सोमैटिक सेल के अंदर सेल साइकिल प्रोग्रेशन चलेगा और वहां पर सेल G2 से M फेज में होगी, मतलब G2 और M फेज में होगी, तो वहां पर जो हमारा साइक्लिन होगा वो CLN1, 2, 3, 4 होगा और जो CDK होगा वो सेम CDK1 होगा। तो यहां से मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन हुआ, तो आप लोग वो रेक्टिफाई कर लो, राइट। तो आगे हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं कुछ और चीजें, जैसे साइक्लिन D और रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का क्या रोल होता है सेल साइकिल प्रोग्रेशन में। तो ये सारी चीजें हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि सिग्नलिंग भी हम लोग साथ के साथ चालू करने वाले हैं। कैंसर भी डिस्कस कर रहे होंगे। सेल बायोलॉजी के अंदर एक मेजर टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल करके, जहां से क्वेश्चंस भर भर के पूछने मिलते हैं और वहां पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे ट्रांसमिशन की तरफ, जहां पर सॉल्टेटरी कंडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड यू कैन सेंड दीज वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एज वेल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, लाइक जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर CSIR नेट के लिए, DBT JRF के लिए, ICMR JRF के लिए, एंड लाइक बाक के लिए, PhD एंट्रेंसेस के लिए, IIT JAM के लिए, गेट एक्सेल, गेट BT के लिए। और caring is sharing, sharing is caring, right? So you can send these videos to them as well. Bye.